जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका आपके चैनल रिश्तों की कहानियां पर। कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए आपके पसंदीदा सस्पेंस, थ्रिल और रोमांस से भरी कहानी इश्क इबादत बन ही गया सीजन 2 लेकर, जो कि अनगिनत इमोशन से भरपूर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने कहानी को कंप्लीट एंजॉय करना चाहते हैं तो कहानी का पिछला सीज़न ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल पर ऐसी ही और भी कई प्यारी प्यारी कहानियाँ उपलब्ध हैं जो बिल्कुल आप लोगों को पसंद आएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि अथर्व की रैली में ब्लास्ट की खबर से सिद्धि काफ़ी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। वेंकटेश अथर्व को अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है और उस पर प्रेशर बनाने के लिए उसे उसके परिवार को लेकर धमकी देता है और निमिषा को अपना मोहरा बनाता है। निमिषा वेंकटेश के बेटे श्रेयस से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बुलाने पर घर पर सबको झूठ बोलकर उससे मिलने जाती है, जहां श्रेयस और उसके दोस्त निमिषा को लेकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। निमिषा जब बाहर आती है, एक कार उसके सामने आकर रुकती है, उसमें अथर्व होता है। अब आगे अथर्व निमिषा के साथ अंदर आया और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। ये सब क्या है निमिषा, तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब तो शहर के सिनेमा हॉल्स में ढूंढ रहे होते तुम्हें। बोला ऐसा क्यों किया उससे मिलने के लिए। निमिषा सर झुकाए चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों से टप टप कर आंसू टपक रहे थे। अगर आपको बताती तो आप कभी उससे मिलने न जाने देते ना। क्यों मिलना था उससे, एक नंबर का बदतमीज है वो और उसके बाप दोनों। भैया प्लीज़, ये आपकी गलतफहमी है। सिर्फ इसलिए कि उसके फादर से आपके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं तो उसको क्यों घसीट रहे हैं बीच में। अथर्व ने निमिषा के कंधों को पकड़कर झकझोर दिया और गुस्से से खींचता हुआ बोला, पागल हो गई हो तुम निमिषा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये एज नहीं है तुम्हारी पॉलिटिक्स को समझने की, ये सब उसकी चाल है। भैया प्लीज़। अथर्व गुस्से से अपना सर पकड़कर पीछे घूम गया। वेट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, शायद वो देखकर तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए। अथर्व ने अपना फ़ोन निकालकर गूगल पर कुछ सर्च करना शुरू किया और तुरंत फ़ोन निमिषा के सामने रख दिया। लो ये देखो, ये श्रेयस ही है ना। 15 से ज़्यादा रेप केसेस दर्ज हैं इस 22 साल के लड़के के नाम पर। विल यू बिलीव इट, देखो इसकी सच्चाई। निमिषा ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और स्वाइप कर करके उन फोटोज़ को देखने लगी, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो। निमिषा के चेहरे पर हैरानी और तकलीफ के मिले जुले भाव थे, जिन्हें देखकर अथर्व को थोड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन निमिषा ने बिना एक शब्द भी बोले अथर्व को फ़ोन वापस कर दिया और घूमकर अपने कमरे में जाने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अथर्व पागल हो रहा था। निमी ऐसे नहीं जा सकती तुम, मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। क्यों। निमिषा ने सर झुकाए झुकाए उसे पलटकर सवाल किया। क्योंकि वो रेपिस्ट है। ये आप कैसे कह सकते हैं उसके बारे में। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, उस पर लगे हुए चार्जेस की शीट ये कह रही है। निमिषा ने सर पीछे घुमाया और धीमी सी आवाज़ में बोली, चार्ज तो आप पर भी लगा था सेडिशन का। इसका मतलब आपने भी देश के साथ गद्दारी की थी, है ना। अथर्व के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। निमिषा से ऐसे जवाब की उसने उम्मीद तक न की थी। निमिषा प्लीज़ भैया, ऐसे आरोप रोज नेताओं और उनके फैमिली मेंबर्स पर लगते रहते हैं, पर इससे साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। निमिषा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, रहने दीजिए, मैं चीज़ें समझने के लिए काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन आप अभी भी टिपिकल भी बने हुए हैं, जो खुद कुछ भी कर ले सब सही, लेकिन अपनी बहन को लेकर ज़िंदगी भर ओवर प्रोटेक्टिव रहना ज़रूरी है। निमिषा तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोलती जा रही हो। जब आपका और भाभी का अफेयर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको सपोर्ट किया था, बिना ये पूछे कि भाभी का बैकग्राउंड क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारी फैमिली में कैसे एडजस्ट करेंगी, या उनके पास में आपसे पहले कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं एंड ऑल। निमिषा। अथर्व शायद निमिषा को बुरी तरह थप्पड़ मारने वाला था, पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। निमिषा ने उसके हाथ की तरफ देखा और वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गई। अथर्व बेड पर बैठ गया। ये क्या करने जा रहा था मैं, अपनी बहन पर हाथ उठाने जा रहा था। यही तो चाहता है वो, मुझे मेरे परिवार से दूर करना, जो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और अथर्व का ध्यान टूटा। वेंकटेश। अथर्व ने एक लंबी सांस खींची और फ़ोन उठाया। अरे बेटे, सुरक्षित घर तो पहुंच गई ना, बड़ी चिंता हो रही थी हमें। अथर्व के दांत किटकिटा रहे थे। तुम बहुत गलत कर रहे हो वेंकटेश, अपनी इस गंदी राजनीति से मेरे परिवार को दूर रखो तो ही बेहतर होगा। बोल रहे हो तुम भी एक बेटी के बाप हो, सोचो अगर जो कुछ तुम्हारा बेटा निमिषा के साथ कर रहा है वही मैं तुम्हारी बेटी के साथ करूं तो आत्मा है या नहीं तुम्हारे अंदर। ना अथर्व बाबू ना, आपसे ना हो पाएगा। हम जानते हैं आपको और आपकी शराफत को। अच्छे लोगों की यही तो समस्या है कि बुरे काम उनसे किए नहीं जाते और इसी बात का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। देखिए वक्त तो अभी भी है, आपका नामांकन वापस ले लीजिए, हम आपकी बहन को अपने घर की बहू बना लेंगे। क्या बताएं, हमारे लड़के का तो कुछ ज़्यादा ही दिल आ गया उस पर, बेचारा। तुम्हारा बेटा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का होगा तो भी मैं अपनी बहन की शादी उस कमीने से कभी नहीं कराऊंगा। और तुम देखना, मेरी बहन तुम्हारे बेटे के मुंह पर थूक कराएगी। वेंकटेश, ये मेरा वादा है। फिर गलत।
आपकी बहन पूरी थूकेगी तो ज़रूर, लेकिन वो किसका मुँह होगा ये तो वक्त बताएगा। अथर्व ने फ़ोन काट दिया और एक लंबी सांस लेकर सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। रात के 10 बज रहे थे। उसने खाना भी नहीं खाया था। आज पहली बार था जब अथर्व घर में होते हुए भी फैमिली के साथ डिनर करने नीचे नहीं आया। वो कमरे में चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा था। फिर से फ़ोन बजा। उठाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर इस बार कॉल सिद्धि का था। सिद्धि। अथर्व, अथर्व मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुनो। सिद्धि की आवाज़ इतनी ज़्यादा घबराई थी कि अथर्व खुद परेशान हो गया। क्या हुआ सिद्धि, इतनी परेशान क्यों हो? अथर्व, आज आज मैंने उसे फिर से देखा, इतने महीने बाद। मुझे पता है तुम मेरे विश्वास नहीं करोगे। किसे सिद्धि, किसे देखा? वो रैना को। सिद्धि के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। रैना को? हाँ अथर्व, बिलीव मी। और वो कोई भ्रम नहीं था। वो लड़की मेरे ठीक सामने थी, मुझसे कुछ मीटर्स की दूरी पर। सिद्धि, 1 मिनट, होल्ड ऑन। अभी तुम कहाँ हो? अभी मैं वापस आ गई हूँ हॉस्टल में। मेरे दोस्तों ने एक बॉनफायर रखा था, तब मुझे वो वहीं दिखी थी। सिद्धि बोलते बोलते रोने लगी। मेरा विश्वास करो अथर्व, प्लीज़, मैंने उसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सिद्धि मेरी बात सुनो, ये सब गेम है। वो वेंकटेश कुछ तो कर रहा है, मेरी पूरी फैमिली के साथ खेलकर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ सिद्धि, एटलीस्ट तुम तो स्ट्रांग बनो। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम भी इस तरह हार मानकर रोने लगोगी। सिद्धि डर से सिसकती रही। मुझसे ये नहीं समझ आता अथर्व कि वो सच में भी है या नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों से उसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा उन्होंने किसी लड़की को नहीं देखा। अथर्व, वो कहीं भूत आत्मा? आर यू सीरियस सिद्धि? तुम वहाँ आईएएस की ट्रेनिंग लेने गई हो ना, तो ये भूत पे तुम्हें कब से विश्वास करने लगी? सिद्धि सहमी सी चुपचाप सुनती रही। अथर्व खुद सरदर्द की वजह से गिलास में डिस्प्रिन घोल रहा था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। सिद्धि थोड़ा संभलते ही बोली, अथर्व आपकी तबीयत ठीक है? अथर्व बिना कुछ बोले घोली हुई डिस्प्रिन का एक घुट में पी गया। अथर्व बताइए ना, कैसे हैं आप? अथर्व ने गिलास नीचे टेबल पर रखा और धम से आंखें मूंदकर बेड पर बैठ गया। सिद्धि, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अथर्व, मैं बेंगलोर आ जाती हूँ नेक्स्ट वीक। नहीं सिद्धि, नो, तुम यहाँ नहीं आओगी, बिल्कुल नहीं। तुम वहाँ सेफ हो, मैं अब और रिस्क ले पाने की हालत में नहीं हूँ। अथर्व थोड़ा रुका, उसके सर दर्द से फट रहा था। मैं आता हूँ तुमसे मिलने, बट अथर्व प्लीज़। सिद्धि, मैं तड़प रहा हूँ इस वक्त तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा दर्द कुछ तो कम होगा। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगा। ठीक है, कब आ रहे हो? मैं अभी नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें यहाँ भी हैंडल करनी है। ओके, मैं वेट करूँगी। और डरना मत सिद्धि, दोबारा वो लड़की दिखे तो हिम्मत दिखाना उसके करीब जाने की। वो लड़की सिर्फ कोई चाल है और कुछ नहीं। अथर्व, मैं डरती नहीं, बस वो सामने आती है तो कुछ अजीब सा लगता है। सिद्धि, मैं आ रहा हूँ, तुम डरो मत जान। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ शेयर करना है। मैं इंतज़ार करूँगी। सिद्धि फ़ोन रखकर टेबल की तरफ दौड़ी और जग में रखा सारा पानी एक ही बार में गटक गई और अथर्व की बातों को याद करने लगी। सिद्धि मेरी बात सुनो, ये सब गेम है। वो वेंकटेश कुछ तो कर रहा है, मेरी पूरी फैमिली के साथ खेलकर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ सिद्धि, एटलीस्ट तुम तो स्ट्रांग बनो। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम भी इस तरह हार मानकर रोने लगोगी। सिद्धि, अथर्व झूठ नहीं बोल सकता। और तू कितनी बेवकूफ़ है जो एक लड़की से डर रही है। तुझे यहाँ भागकर नहीं आना चाहिए था, उस लड़की के पीछे जाना चाहिए था। आखिर क्या मकसद है उसका? निमिषा दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। खिड़की से तेज हवा कमरे में पर्दों को उड़ा रही थी। निमिषा दौड़कर उन खिड़कियों को बंद करने लगी और सारे पर्दे खींचने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। वह तेजी से अपने फ़ोन की तरफ दौड़ी तो देखा नाम लिखकर आया, श्रेयस। निमिषा ने बिना देर लगाए फ़ोन उठा लिया। हेलो, कैसी हो? घर टाइम से पहुंच गई? निमिषा की सिसकने की आवाज़ श्रेयस ने सुन ली। क्या हुआ निमिषा, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं श्रेयस, हमें ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। क्यों? भैया को ये सब पसंद नहीं? देखो, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारे भाई ने कहा है जरूर उन्हें मुझसे कुछ नापसंद होगा, या शायद मेरे पापा से। श्रेयस फ़ोन पर निमिषा से बात कर रहा था। उसका फ़ोन लाउड स्पीकर पर था। बगल में ही सोफे पर बैठा वेंकटेश शराब पीते पीते उन दोनों की बातें सुन रहा था और अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। हाँ, यही श्रेयस, सिर्फ अपनी आपसी दुश्मनी का बदला निकाल रहे हैं वो। बस इसलिए उन्हें मेरा तुमसे मिलना जुलना नहीं पसंद। देखो, जैसा भी तुम सही समझो वैसा करो। मैं इसके लिए तुम्हें कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहूँगा। तुम्हारे भाई भी अपनी जगह सही है, उनकी क्या गलती है? अपनी बहन का कोई किसी दूसरे लड़के के साथ देखेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा? शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। श्रेयस, कितने समझदार हो। काश भैया ये सब समझ पाते। आई एम सॉरी निमी। ओह, यू कॉल्ड मी निमी। पता है सिर्फ भैया ही मुझे निमी से बुलाते हैं। मुझे ये नाम किसी और के मुँह से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पहली बार तुमने बोला तो अच्छा लगा मुझे। तो बताओ अगली बार कब मिल रही हो? एग्ज़ाम्स के बाद मिले? प्रिपरेशन करनी है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी ज़रूरी है। खैर, तुम्हें कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो पूछ लेना। हाँ श्योर। निमिषा ने फ़ोन रख दिया। वेंकटेश ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कोई गलती मत करना, ये लड़की और लड़कियों की तरह कोई आम लड़की नहीं है।
आप चिंता मत करिए, उस अथर्व को आपके सामने घुटनों पर ना बैठा दिया तो मैं आपकी औलाद नहीं। वेंकटेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खेल का माहिर, पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसे जीता हुआ तो नहीं कह सकते हो, पर हाँ, उसकी नज़रों में उसकी जीत तय थी। अथर्व पर वो दो तरफा वार कर रहा था। इधर सिद्धि उस लड़की का सच पता लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और वो इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना चुकी थी। अगले दिन ट्रेनिंग के साथ साथ उस रहस्यमय लड़की को ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिद्धि क्लास में भी गुमसुम सी बैठी थी। अथर्व क्लास में उसकी अगली सीट पर था और बीच बीच में उसे नोटिस कर रहा था। सामने एक ऑफिसर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने 2 बार सिद्धि का नाम पुकारा, लेकिन सिद्धि ने नहीं सुना। सब पलटकर सिद्धि की तरफ देखने लगे। सिद्धि अभी भी कहीं गुम थी। अथर्व ने धीरे से पेन से उसे हिलाया। सिद्धि एकदम से होश में आई। हड़बड़ाकर उसने ऑफिसर की तरफ देखा और माफी मांगने लगी। क्लास खत्म होते ही सब बाहर निकले। अथर्व सिद्धि के पीछे ही था। सिद्धि, लिसन लिसन। सिद्धि रुककर एक बार पीछे मुड़ी। क्या है, तुम अपसेट हो किसी बात से? नहीं। सिद्धि बिना रुके चलती रही। सिद्धि, उस दिन कैंप फायर में तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं। सिद्धि, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वक्त नहीं है मेरे पास अभी। सिद्धि, प्लीज। सिद्धि एकदम से रुकी, पीछे मुड़ी। एक बार कहा ना, नहीं है वक्त मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का, और गुस्से से पैर पटकते हुए कैंपस से बाहर की तरफ चली गई। अथर्व कुछ देर वैसे ही खड़ा उसे देखता रहा। बॉनफायर वाली जगह कैंपस से बाहर थी। शाम को कैंपस से निकलकर सिद्धि अकेले ही उस जंगलनुमा सुनसान जगह की तरफ बढ़ गई। एक एक कदम के साथ बढ़ रही थी उसके दिल की धड़कनें। इस जंगल के आसपास कोई बस्ती या कस्बा दूर दूर तक नहीं था। अगर रैना यहाँ से वापस गई तो कहाँ गई होगी, और वो यहाँ आई कैसे? क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जिसे मेरे यहाँ होने की खबर है, या कुछ और? सिद्धि सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। शाम का धुंधल का छाने लगा था। जंगल के किनारे पर ही लगे पेड़ों की टहनियां और पत्ते आपस में टकराकर सरसराने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज कर रहे थे। सिद्धि थूक का घूंट भरती बस आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि रैना इस जंगल में तो नहीं रहती होगी। उसे आसपास की कोई बस्ती तलाशनी होगी, लेकिन तब तक वो सोच पाती वो जंगल के बीचों बीच आ चुकी थी। पीछे घूमकर देखने पर बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और वहाँ फैला हुआ गहरा सन्नाटा सिद्धि के जहन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। अचानक उसे पीछे पेड़ों के पत्ते जोर से सरसराए। सिद्धि को एहसास हुआ कोई है उसके पीछे। पीछे घूमने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी अपने बदन की सारी ताकत बटोरकर सिद्धि पीछे घूमी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सिद्धि अपने डर से अजनबी नहीं थी। ठीक ऐसे ही हड्डियां कपा देने वाला डर था उसके दिल में कुछ महीने पहले, जब वो अपने पति के साथ केरल में थी। उसे लगा था उसका वहम है, लेकिन उसके डर की वजह थी, और वो थी वो लड़की रैना। सिद्धि ने रुमाल से अपना पसीना पोंछा। देखो, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो, तुम जो भी हो, और तुम्हें जिस किसी ने भी भेजा है मेरे पीछे, मेरी बात ध्यान रखना कि इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। कोई जवाब नहीं, वैसा ही सन्नाटा। सूरज पहाड़ियों के पीछे बिजली के उस बल्ब की तरह चमक रहा था, जिसकी लपलपाहट बता रहे थे कि उसकी चमक अब ज्यादा देर नहीं रहने वाली। सिद्धि का डर इस पर हावी होने लगा कि उसका दिल सीने से निकलकर बाहर ही आ रहा था। रैना, रैना, मैं जानती हूँ तुम हो मेरे आसपास। बोलो, क्या चाहती हो मुझसे? कहा था ना तुमने अगली बार मिलोगी तो बताओगी। देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मेरे सामने आओ। एक बार फिर सन्नाटा। पीछे के पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट और तेज हो गई, और इस बार उसकी आवाज ने सिद्धि को मजबूर कर दिया बेतहाशा भागने को। डरी हुई सिद्धि पीछे मुड़ तेजी से बाहर जाने का रास्ता तलाशने को भागी। डर की वजह से वो ये भूल गई कि वो उल्टी दिशा में भाग रही है, और वो रास्ता उसे उस घने सुनसान जंगल के अंदर ले जा रहा है। वो बस दौड़े जा रही थी, बिना रुके, बिना थके। अचानक सिद्धि दौड़ते दौड़ते एक खाई के सामने आ चुकी थी, जिसके पास की पूरी जमीन हाल ही में हुई बारिश की वजह से दलदली थी। जंगल का आखिरी छोर। जंगल खत्म हो गया था, लेकिन दहशत का खेल बस शुरू भर हुआ था। जमीन दलदली होने की वजह से सिद्धि का पैर फिसल गया और उसकी चीख उस खाई की गहराई को चीरते हुए गूंजने लगी। फिसलन के कारण वो अपने पैरों को रोक नहीं पाई और अब वो इस खाई में गिर चुकी थी। लेकिन अगले ही पल सिद्धि ने इस एहसास के साथ आंखें खोली कि वो नीचे गिर रही थी, बल्कि उस खाई में लटकी हुई थी। उसने अपनी दहशत भरी पलकें ऊपर उठाई। किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। सिद्धि डर से चीख रही थी। किसी ने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था और सिद्धि भी कसकर उसके हाथ को पकड़े हुए थी। सिद्धि, डरो मत, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो अथर्व था, अथर्व राजवंश। सिद्धि अथर्व को देख सकती थी। अथर्व ने अपने पैर उस कीचड़ में धंसा रखे थे, लेकिन सिद्धि के वजन की वजह से उसके पैर धीरे धीरे उखड़ रहे थे। उसने बहुत मजबूती से सिद्धि को पकड़ रखा था। सिद्धि, तुम डरना मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। अथर्व ने एक नज़र पीछे की तरफ डाली। पीछे कोई पकड़ नहीं थी सिवाय कुछ कांटेदार झाड़ियों के। उसकी पकड़ सिद्धि के हाथों से छूटने लगी। अथर्व, अथर्व। सिद्धि आंखें मूंदकर कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने अथर्व उसकी पुरानी यादें रील की तरह घूम रही थी। शायद उसने लगने लगा था कि अब वापस नहीं जा पाएगी। पकड़ ढीली हो रही थी, हथेलियों से नमी खत्म सी हो रही थी।
मैं नहीं बचूंगी, मुझे छोड़ दो, सिद्धि रोते हुए बोली। नहीं सिद्धि, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। अथर्व ने उसकी हथेली कसकर पकड़ने की कोशिश की। मुझे बचाने की कोशिश में तुम भी मारे जाओगे अथर्व, वापस चले जाओ, मेरा हाथ छोड़ दो। सिद्धि ने कहते हुए अपनी हथेली खोल दी। शायद उसने हार मान ली। सिद्धि, पागल हो गई हो, मेरा हाथ पकड़ो कसकर। अथर्व ने उसकी छूटती हथेली पर अपनी पकड़ कसी और बिना देर किए दूसरे हाथ से उस कांटेदार झाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने दर्द से आंखें भींच ली। उन जहरीले कांटों ने उसकी हथेली को छलनी कर दिया था। उसने अपने जिस्म की सारी ताकत लगाई और सिद्धि को जोर से खींचा। वो आधी ऊपर आ गई थी। अथर्व ने उन झाड़ियों को मजबूती से पकड़ रखा था, जिसकी जड़ें जमीन में पानी ढूंढती हुई बहुत गहरी धंसी थी। तुम यहाँ क्या करने आई थी? तुम्हें इसी वक्त ये सवाल पूछना है? या तो मुझे ऊपर खींचो या छोड़ दो। अथर्व ने दूसरी बार ताकत लगाई और उसे पूरा खींच लिया। सिद्धि ऊपर आ गई। उसने एक बार बहुत हिम्मत कर नीचे झांक कर देखा। नीचे जमीन का सिरा नहीं दिख रहा था। कपकपा देने वाली हवा तेजी से बह रही थी। नीचे दिख रहे थे सिर्फ घने पेड़ और उनकी चोटियों की ऊंचाइयों पर तैरते सफेद बादल। नीचे गिरने का उसका हश्र होता, ये सोचकर ही सिद्धि ने डर से आंखें मूंद ली और घुटनों पर दोनों हाथ टिकाकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। यहाँ क्या करने आई थी तुम? अथर्व ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपना वही सवाल दोहरा दिया। सिद्धि ने सर उठाकर एक नज़र उस पर डाली। वो उसे थैंक यू बोलने वाली थी, लेकिन उसका सवाल सुनकर उसे गुस्सा आ गया। पूछना तो मुझे चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आए? बोलो, पीछा कर रहे हो ना मेरा, बोलो। अजीब लड़की हो यार, एक तो तुम्हारी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया बोलने की जगह कुछ भी गड़बड़ किए जा रही हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है अथर्व? हर वक्त हर जगह मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अथर्व को भी अब गुस्सा आने लगा था। एक्सक्यूज़ मी, हर जगह जब तुम इमोशनल होती हो, परेशान होती हो, तो मेरा नाम ले लेकर रोती हो। अथर्व अथर्व क्या है ये? उस दिन मैस में बेहोश होने के बाद भी मेरा नाम ले रही थी। उस दिन बॉनफायर में सबके सामने इतनी जोर से चीखी मेरा नाम लेकर। अथर्व बिना रुक के बोले जा रहा था। पूछना मैं चाहता हूँ तुमसे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सिद्धि ने दोनों हाथों की मुट्ठियां किटकिटाकर बंद कर ली और उस खाई की तरफ घूम गई। ओह गॉड, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से अच्छा था कि तुम मुझे इस खाई में गिर जाने देते। मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। सिद्धि वापस घूमी तो, लेकिन बिना उसके सवाल का जवाब दिए जंगल की तरफ चल दी ताकि बाहर निकल सके। ओ हेलो मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सिद्धि बिना सुने चलती रही। अजीब लड़की है। सिद्धि, जंगल के बाहर निकलने का शॉर्टकट इधर से भी है। अंदर से जाओगे तो रात हो जाएगी और ये जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। सिद्धि अनसुना कर चलती रही। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जाइए। हेलो वाइल्ड वर्ल्ड, आपकी दावत का खाना आ रहा है, एंजॉय। अथर्व अपनी खून से भरी हथेली को दूसरे हाथ से दबाए दूसरी तरफ से शॉर्टकट कर मुड़ गया। थोड़ी देर में उसे अपने पीछे पैरों की आवाज़ सुनाई दी। अथर्व पीछे मुड़ा। सिद्धि मुंह बनाए पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ किस लिए आई थी? अथर्व फिर से बोला। मन था शेर चीतों से मिलने का। सिद्धि ने अथर्व की पीठ के पीछे मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धि ने अथर्व की पीठ के पीछे मुंह बनाते हुए बुदबुदाते हुए कहा, और सियार मिल गया। क्या क्या कहा? तुम चुपचाप नहीं चल सकते क्या? अगर मेरे साथ चलोगी तो मैं बार बार सवाल पूछूंगा। सिद्धि बिना जवाब दिए चलती रही। तो पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? चलो मैं ही तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तुम कैंपस से बहुत अपसेट सी निकली थी। मैं नहीं चाहता था दोबारा तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो और फिर दुनिया के सामने मेरा नाम ले लेकर चिल्लाओ। सिद्धि ने पीछे से किटकिटाते हुए उसका गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अथर्व के पीछे मुड़ते उसने हाथ नीचे कर लिए। ओह, कुछ चिपका है क्या मेरी पीठ पर? अथर्व अपनी पीठ टटोलते हुए बोला। हाँ, स्टुपिडिटी चिपकी है पीठ पर, नहीं तुम्हारे मुंह पर। सिद्धि मुंह पीछे घूमते हुए बुदबुदा कर बोली। अथर्व वापस मस्ती में चलने लगा। वो पैरों से रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर पत्ते हवा में उड़ाता जा रहा था। जब तुम जंगल में एंटर कर रही थी तो मन किया तुम्हें रोक दूं, लेकिन तुम तो खुद ही इतनी तेजी भागी कि मैं तुम्हारा पीछा ही नहीं कर पाया। मैंने काफ़ी देर तुम्हें ढूंढा, तुम नहीं मिली। मैं वापस जाने वाला था कि मगर मुझे एक लड़की ने न बताती कि तुम खाई की साइड कूदने जा रही हो। सिद्धि एकदम से रुक गई। अथर्व ने चलते चलते पलट कर देखा। अरे अब क्या हुआ? सिद्धि ने बिना मुड़े 2 कदम पीछे खिसकाए। लड़की? तो तुम्हें कोई लड़की मिली थी? हाँ, अंदर, उसने बोला। सिद्धि वापस मुड़ी और हवा की तेजी से वापस जंगल में घुस गई। अरे अरे सिद्धि सुन तो। अथर्व भी उसके पीछे भागा। यार रात हो गई है, प्लीज़ वापस, जंगल वैसे भी खतरनाक होते हैं। तुम्हें तो दिन में भी यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ वापस चलो। सिद्धि दौड़ते दौड़ते रुक गई और पीछे मुड़कर उससे बोली, तुम पागल हो गए हो? इस जंगल के बीचों बीच जहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, वहाँ तुम्हें अचानक से एक लड़की मिलती है। ये तुम्हारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। मैं उसी लड़की को ढूंढने यहाँ आई हूँ। सिद्धि वापस दौड़ने लगी। अथर्व हाँफ रहा था। उसके हाथ का घाव अब बहुत तेज दर्द कर रहा था। सिद्धि, यहाँ कबीले हैं जहाँ कुछ आदिवासी रहते हैं, वो लड़की उसी कबीले की रही होगी। इसमें इतना हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यहाँ लकड़ियाँ बटोरने आई होगी, और क्या। सिद्धि बिना रुके चलती रही। जब वो तुम्हारे सामने आई तो तुमने उसे बताया कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं। क्या उसने तुमसे पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? नहीं। अथर्व के भी माथे पर पसीना आने लगा था। मैं इसी पेड़ के पास खड़ा था जब वो मेरे सामने आई और दूर इस खाई की तरफ उस उंगली को इशारा किया।
उसको कैसे पता कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो खाई की तरफ गई है? सिद्धि के सवाल पर अथर्व के कानों से पसीने छूटने लगे। ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कौन है यही तो मैं जानना चाहती हूँ। ये मुझे फॉलो कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, आज से नहीं बल्कि। अथर्व को अपनी तरफ घूरता देख सिद्धि चुप हो गई। तुम वापस जाओ अथर्व, मैं आज उसका सच जानकर ही वापस आऊंगी। तुम पागल हो गई हो, इस अंधेरे में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा यहाँ। अंधेरे में झिंगुरों की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। अथर्व अपने कपड़ों पर चिपके घास के तिनकों को झाड़ रहा था। सिद्धि अभी भी अपने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अथर्व बड़बड़ाए जा रहा था। उन दोनों की बातचीत जिस जगह एकदम धुंधली सी सुनाई पड़ रही थी, वहाँ एक पेड़ के पीछे से दो आंखें उन दोनों का पीछा कर रही थी। कर्नाटक राज्य में चुनाव की तिथि निश्चित कर दी गई थी। साथ ही लागू हो गई थी आचार संहिता, जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर उसकी प्रत्याशिता भंग की जा सकती थी। अथर्व लगातार की भागदौड़ से थक चुका था। उसका बहुत मन था सिद्धि से मिलने का, उसे प्यार करने का और उसे भरोसा दिलाने का कि वो सिद्धि के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। लेकिन निमिषा को लेकर भी उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिद्धि तो समझदार थी, वो अपनी चुनौतियों से खुद जूझ सकती थी, लेकिन निमिषा की उम्र में बच्चों को लगने लगता है कि उनके माता पिता और भला चाहने वाले बस उन पर बात बात पर रोक टोक करते हैं। हालांकि आज तक अथर्व ने उसकी जायज नाजायज हर बात को माना था, पर आज वो जिस मोड़ पर थी, वहां से गलत रास्ता जो उसका भविष्य बर्बाद कर सकता था, वो बहुत करीब और सच से उससे बहुत दूर था। आज शाम को मिले। टेबल पर सर झुकाकर किताबों में घुसी निमिषा के फोन पर मैसेज फ्लैश हुआ। नो वे, एग्जाम्स है, पढ़ना है। आ जाओ ना निमिषा, अच्छा प्रॉमिस, थोड़ी देर बातें करेंगे फिर पढ़ाई भी कर लेंगे। और मैं भैया को क्या बोल कर आऊँगी? एक तो ये तुम्हारे भैया, बस कुछ दिनों की बात और है। एक बार मेरे पापा को चीफ मिनिस्टर बन जाने दो, फिर तुम्हारे भैया को बताऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी, अरे बताऊंगा उन्हें मैं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। पागल, और तुम्हारे पापा ही क्यों बनेंगे अगर मेरा भाई बन गया तो? इम्पॉसिबल निमिषा, धाक है उनकी, तुम्हारा भाई क्या ही है उनके सामने। एंड तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शेष रौब झाड़ता हुआ बोला, अगर मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाऊं तो शायद तुम भी अपने भाई से नफरत करने लगोगी। मतलब? रुको, एक वीडियो भेजता हूँ, एंजॉय। निमिषा के फ़ोन पर एक वीडियो फाइल ओपन हो गई। इस वीडियो में अथर्व सौंदर्य के साथ उस 5 स्टार होटल के लॉन्ज में खड़ा था जहां उन्होंने एक रात गुजारी थी। सौंदर्य शराब के नशे में अथर्व की बाहों में झूल रही थी। उस वीडियो से उनकी नज़दीकियों पर शायद कोई भी शक नहीं करता। ये तो हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल की एंकर है जिसके साथ तुम्हारे भैया का अफेयर था, वो भी शादी के बाद। निमिषा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, भैया ऐसे नहीं है। ऐसे ही है, खुद करो तो रास ढीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला। खुद सारे कर्म करे इसलिए तुम पर भी शक करते हैं। उन्होंने तो जिंदगी के भरपूर मजे लूटा है भाई, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। शट अप श्रेयस, निमिषा चीखी। श्रेयस को एक झटका लगा। नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, वो मन ही मन बुदबुदाया। हाँ निमिषा, इट्स ओके, तुम्हारा भाई है वो, तो तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाएगा। निमिषा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक ठंडी सांस ली। ऐसे ही है, खुद करो तो रात ढीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला। किताब बनकर आंख मूंद कर उसने कुर्सी पर सर टिका लिया। पलकों पर नमी सी आ गई थी। भैया ऐसा नहीं करेंगे कभी। सिद्धि भाभी को वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उसने दोबारा उस वीडियो को खोला। अभी भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई जो कुछ दिन पहले तक उसे उसके और श्रेयस के रिश्ते पर ज्ञान दे रहा था, वो खुद किसी गैर लड़की की बाहों को थामे हुए है। उसका दिमाग गुस्से में काम नहीं कर रहा था। निमिषा ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और खुद तकिए में मुंह छिपाकर फुट फुट कर रोने लगी। वेंकटेश की चाल सफल हो रही थी। निमिषा अथर्व की कमजोरी थी, उसे इस तरह से तोड़ना उसकी पहली चाल थी। वेंकटेश ने निमिषा को शतरंज का प्यादा बना दिया था और अब उसके सहारे वो और बहुत कुछ करने को तैयार था। मसूरी। बारिश शुरू हो चुकी थी। सिद्धि बारिश से बचने के लिए पेड़ की ओट में खड़ी हो गई और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ने में जुट गई। खाई में लटकने की वजह से उसके साफ सुथरे कपड़ों पर जगह जगह गीली काई के दाग बन गए थे। मौसम भी खराब होता जा रहा था। जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, माहौल में ठिठुरन बढ़ने लगी थी। सिद्धि अपनी दोनों बाहों को अपने कंधों से लपेटे खुद को बारिश और ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। अपने शूज पर लगी मिट्टी झाड़ पोंछकर जैसे ही सिद्धि ने सर ऊपर किया, उसकी चीख निकल गई। अथर्व वहाँ नहीं था और उसकी जगह खड़ी थी वह कंजी आंखों वाली लड़की जिसने केरल के फार्म हाउस सिद्धि को अपना नाम रैना बताया था। वो मुस्कुरा रही थी। उसके रहस्यमयी आंखों की गहराइयों में न जाने कितने राज छुपे थे। तो तुम
इतनी हैरान क्यों रही हो? मुझे ही तो ढूंढ रही थी ना। सिद्धि चारों तरफ घूमकर दूर दूर तक देखने लगी। अथर्व, वो कहाँ गया? कुछ पूछ रही हूँ मैं, अथर्व कहाँ है? सिद्धि, हर किसी पर विश्वास मत करो। तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों में से कुछ तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। उनकी भोले और मासूम चेहरों का शिकार मत बन जाना। काका, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम हो कौन? क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी जिंदगी क्या बचाना। लिसन, ज़्यादा शातिर मत बनो। जानती हूँ मैं, तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा है मेरा पीछा करने के लिए, है ना? भेजा तो है यहाँ, लेकिन मुझे नहीं, किसी और को। किसे? ये तुम खुद पता करना है। सिद्धि, सिद्धि किससे बात कर रही हो? पीछे से आई एक आवाज़ सुनकर सिद्धि ने पलट कर देखा। अथर्व कोहनियों से हाथ बांधे ठिठुर रहा था। कहाँ थे तुम? और देखो, ये है वो मोहतरमा जिनसे मैं तुम्हें मिलाने वाली थी, इस जंगल की भूत। सिद्धि ने अपनी पीठ के पीछे उंगली दिखाकर उसके पीछे देखने का इशारा किया। कौन? अथर्व की आवाज़ लड़खड़ा गई। अरे ये। सिद्धि पीछे मुड़ी। 2 मिनट के लिए उसकी रूह कांप गई। पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। किसकी बात कर रही हो तुम? वही तो, वो अभी यहीं थी। कौन सिद्धि? वो लड़की जिसने तुम्हें खाई की तरफ भेजा था। सिद्धि पागलों की तरह पेड़ों के आगे पीछे भागकर देख रही थी। सिद्धि, क्यों इरिटेट कर रही हो यार? होगी वो लड़की। मान लिया, कहा तो था मैंने, यहाँ कबीले हैं, आई होगी यहाँ लकड़ियाँ लेने। गीली लकड़ियाँ? सिद्धि ने बारिश की तरफ इशारा किया। देखो, मैं इस घने सुनसान जंगल में और नहीं रुक रहा। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, मैं चला। अथर्व कूदता हुआ आगे निकल गया। सिद्धि ने कुछ देर वहीं खड़े होकर अपने चारों तरफ एक बार फिर से देखा और मुड़कर अथर्व के पीछे पीछे चलने लगी। सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने। वही कंजी आंखों वाली लड़की एक पेड़ के पीछे से किसी से बात कर रही थी। सिद्धि एक अजीब से भ्रम में थी कि जो वो देख रही है वो सच है या झूठ। वो लड़की सच में कोई है या उसके दिमाग की उपज है। एक बार फिर चलते चलते वो रुक गई। अब क्या है सिद्धि? अथर्व खींच गया। तुम वापस हॉस्टल जाओ, मैं आज अपने वहम का इलाज करके ही लौटूंगी। कहकर सिद्धि उल्टे पांव तेजी से जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। अथर्व उसका नाम लेकर चिल्लाता ही रह गया। सिद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ ठान लिया था और अब वो उसे अंजाम देकर ही वापस आने वाली थी। सिद्धि को ज़्यादा देर नहीं लगी उस गुमनाम लड़की तक पहुंचने में, जो अब कुछ चंद कदमों की दूरी पर उससे आगे चल रही थी। सिद्धि ने अपने कदमों की आहट तक न होने दी और चुपचाप उससे कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे चलती रही। रैना बारिश की कीचड़ में लथपथ धीरे धीरे जंगल के दूसरी तरफ से बाहर आने के रास्ते पर थी। जिस घने जंगल में सिद्धि को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था, उस काले घने जंगल में वो ऐसे चली जा रही थी जैसे उस जंगल से उसका बहुत पुराना रिश्ता हो। सिद्धि को ज़्यादा देर नहीं लगी यह समझने में कि शातिर रैना ने जंगल में लगे कुछ पेड़ों की टहनियों पर पत्तियों की गांठें लगा दी थी और वो इन्हीं पत्तियों की गांठों को देखते हुए जंगल से बाहर जाने के रास्ते पर थी। सिद्धि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। सिर्फ उसका पीछा करने और उसे डराने के लिए उस लड़की ने क्या क्या चालें खेल रखी थी। एक बात तो साफ थी कि वो लड़की सिद्धि का वहम नहीं थी, लेकिन उसका मकसद क्या था ये उसे पता लगाना था। रैना अपने कपड़ों से बारिश का पानी निचोड़ते हुए जंगल के भारी इलाके में पहुंच चुकी थी। अथर्व ने बिल्कुल सही कहा था, ये वही जगह थी जहां बंजारे रहते थे। सिद्धि की हैरानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रैना ने झाड़ियों में छिपाए हुए कुछ कपड़े निकाले और उन्हें पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। ये कपड़े उन्हीं बंजारे लोगों के थे जो एक जगह से दूसरी जगह सामान बनाते हुए बेचते फिरते थे। सिद्धि उसे ध्यान से देखती रही। जैसे ही वो कपड़े पहनकर दोबारा आगे बढ़ी, सिद्धि तेज तेज तालियां बजाकर हंसती हुई उसके पीछे से निकल आई। वाह, कितना अमेजिंग भूत तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस बार चौंकने की बारी उस लड़की की थी जो खुद को बहुत शातिर समझ रही थी। सिद्धि को देखते ही वो तेजी से भागने को हुई, लेकिन बंजारों वाले लहंगे में पैर उलझ गए और वो एक बड़े से पत्थर पर गिर पड़े। उसके माथे पर होठों से खून निकलने लगा। बस बस मेरे ख्वाबों की भूतनी, अब दौड़ना बंद भी करो। अच्छा ढोंग रचा तुमने। वाकई ये वक्त तो मुझे भी लगने लगा था कि तुम भूत ही हो, लेकिन फिर मैंने सोचा। सिद्धि जमीन पर पड़ी हुई रैना के इर्द गिर्द घूमती हुई जोर जोर से हंस रही थी और रुक रुक कर बोल रही थी, भूत तो हवा होते हैं ना, कहीं आ जा सकते हैं। और फिर तुम मुझे हर बार कैंपस के बाहर ही क्यों मिलती हो? कभी मेरे हॉस्टल में क्यों नहीं आई खिड़की से हो करके मुझे डराने? रैना चुपचाप जमीन पर पड़ी उसकी बातें सुन रही थी। चलो मैं ही बता देती हूँ, हॉस्टल में घुसने के लिए तो आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और बेचारे भूतों का तो आईडी कार्ड बनता ही नहीं। सच, सो सैड डियर। इसलिए तुम मुझे डराने के लिए हर बार मेरे कैंपस से बाहर आने का वेट करती थी। क्यों, सही कहा ना? सिद्धि जमीन पर उसके करीब पालती मारकर बैठ गई। रैना एक बार फिर जैसे हिम्मत बटोर कर भागने को हुई तो सिद्धि ने उसका हाथ खींचकर उसे फिर से गिरा दिया। मैंने कहा ना, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जाओगी तुम। सिद्धि, तुम जो समझ रही हो वो नहीं हूँ मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। ओ रियली? आज तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट 1000 फुट गहरी खाई में गिरने वाली थी, जिसके बाद जमीन पर पड़ी कंकड़ मिट्टी और मेरी हड्डियों के चूरे में डिफरेंस करना भी मुश्किल होता। सिद्धि रैना का हाथ पकड़े पकड़े बोली। और हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं कि तुम ही तो थी वो जो मेरा और अथर्व का जिंदा बारबेक्यू बनाने वाली थी हमारे फार्म हाउस पर। क्यों, सही कहा ना? सिद्धि, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मेरा विश्वास करो, मैं बस तुम्हारी मदद। ओह मदद? सिद्धि ने रैना का हाथ मरोड़ दिया। वो दर्द से चीख पड़ी। ओ माय गॉड,
भूतों को दर्द भी होता है? हाँ, तो अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे आने के बदले में वेंकटेश कितना पैसा दे रहा है? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मैं बताती हूँ। रैना की आंखें दर्द के मारे पानी से भीग गई। सिद्धि ने अपना हाथ स्कार्फ खोलकर उसके दोनों हाथ बांध दिए। एक बार बताना मुझे, वरना यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी तुम्हें। रैना चुप हो गई। उसने आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस ली। उसके माथे से खून अभी भी टप टप टपक रहा था। सिद्धि को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। मुझे वेंकटेश ने भेजा है, ये सच है। उसने ही मुझे तुम्हारे फार्म हाउस पर जाकर तुम दोनों पर नजर रखने को कहा था, लेकिन तुम्हें लेकर उसका इरादा कुछ और था। वो चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटे जिससे तुम अपना मानसिक संतुलन खो दो, और वो मुझे बताता रहा कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हारे फार्म हाउस पर आते ही वो मैं ही थी जो तुम्हारा बार बार पीछा करती थी और तुम्हें डराने की कोशिश करती थी। हर बार तुम पहले से ज़्यादा डरी होती थी। ये भी सच है कि वेंकटेश अथर्व को जान से मारना चाहता था, और एक बार नहीं कई बार उसने कोशिशें की। उस दिन जो कीलें तुम लोग को कार के रास्ते में बिछी थी वो वेंकटेश ने बिछवाई थी, लेकिन उसी वक्त मेरे वहाँ न होने के कारण वो हमले को अंजाम नहीं दे पाया। उसके बाद फार्म हाउस में आग लगाना भी उसी का प्लान था। लेकिन 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 क्या? रैना की आंखों में आंसू भर आए। तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगी, तुम्हें और अथर्व को एक साथ देखकर मुझे खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था कि जो कुछ मैंने चाहा अपने लिए वो सब था तुम्हारे पास। सिद्धि अपनी हथेलियों को अपने गालों के नीचे रखकर बोलती है, ओ माय गॉड, तो तुम्हें मेरी और अथर्व की लव स्टोरी पर तरस आ गया, राइट? रैना बिना कुछ बोले से सकती रही। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? मेरी जासूसी कर रही हो तुम, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो मेरे पति का दुश्मन है। तुम मेरा भला कभी नहीं चाहोगी, जानती हूँ मैं। नहीं सिद्धि, अगर ऐसा होता तो मैं उस रात तुम्हें फार्म हाउस से जाने को क्यों कहती? मेरे यकीन करो, ये सच है कि मुझे वेंकटेश ने भेजा है, पर मेरा इरादा तुम्हें अथर्व को चोट पहुंचाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और क्या इरादा है तुम्हारा, जान सकती हूँ मैं? रैना धीरे से उठी और पीछे मुड़कर चलने को ही। बोलो, कुछ पूछ रही हूँ। रैना अपनी आंखों में आए आंसू पहुंचने लगी। सिद्धि, मेरा दुश्मन कोई और है जिससे मुझे बदला लेना है, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्बादी है। कौन कौन है तुम्हारा दुश्मन? वही जो तुम्हारे पति का दुश्मन है, वेंकटेश। रैना के चेहरे पर फिर से खौफ पसर गया। ओह, तुम बोलोगी और मैं मान लूंगी? सिद्धि हंसते हुए फिर से क्लैप करने लगी। वो इंसान जो मेरे पति की बर्बादी चाहता है, उसने तुम्हें हम पर नजर रखने को भेजा है, और तुम उसी की दुश्मन हो? वाह, स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। वेंकटेश ने मुझे कभी देखा ही नहीं। मेरी सारी बातें उसके पीआर से ही होती है। मैं उससे मिली भी हूँ, वही मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन वेंकटेश से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। रैना थोड़ी देर रुक कर बोली, वो जिस दिन मेरे सामने आया वो दिन उसका या मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। एक कसम मैंने 2 साल पहले खाई थी अपनी माँ की जलती हुई चिता के सामने। कहते हुए रैना की आंसू भरी आंखों से अंगारे निकलने लगे। एक मिनट, चलो अगर मान भी लें कि तुम मुझे बचाना चाहती हो, तो सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? तुम्हारे पास तो कॉल डिटेल्स होंगी, वेंकटेश सीधा जेल जाएगा। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वेंकटेश जेल नहीं जाएगा, वो सीधा नरक जाएगा सिद्धि। मेरा इंसाफ सिर्फ मैं करूंगी। दुनिया की कोई अदालत, कोई कानून अब मुझे इंसाफ नहीं दे पाएगा। निमिषा फंसती जा रही है वेंकटेश के जाल में। क्या वेंकटेश कामयाब हो जाएगा अथर्व को दोहरी चोट पहुंचाने में? क्या अथर्व निमिषा को श्रेयस से बचा पाएगा? कौन है रैना और क्यों वह सिद्धि को बचाना चाहती है? क्या दुश्मनी है उसकी वेंकटेश से? सभी बातों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इश्क इबादत बन ही गया सीजन 2, ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले कहानी को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कहानी के आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ सुन सकें। कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी सुनने में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।